देखिए लास्ट रन पे आप लोगों को इतना बता दिया गया था, जरा सा क्वेश्चन कुछ गलत था, उस क्वेश्चन को इम्प्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको x डैश आई, x डबल डैश जे, x ट्रिपल डैश के कराया गया था, उसकी जगह क्रमशः t डैश आई, t डबल डैश जे, t ट्रिपल डैश के कर लीजिए। क्वेश्चन चेंज किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट किया गया है। उसके बाद इतने रिजल्ट्स आपको लास्ट टर्म पे निकलवा दिए गए थे, अब इसके आगे करवाने चल रहे हैं। लिखिए नाउ, नीचे से लिखिए नाउ एप्सिलॉन आई जे के एक्स डैश आई, एक्स डबल डैश जे, एक्स ट्रिपल डैश के, एक सेकेंड, नाउ एप्सिलॉन आई जे के एक्स डबल डैश आई, एक्स ट्रिपल डैश जे, एक्स पे पावर 4 डैश के इज इक्वल टू, ब्लैक बोर्ड पे देखिए आपको जो प्रूफ करना था वो पहले तो कहा गया था नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन था, तो कहा गया था नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन तब आएगी जब आप उस एक्सप्रेशन के 3 टर्म को प्रूफ कर दे। 3 टर्म को मतलब एप्सिलॉन आई जे के एक्स डबल डैश आई वाला टर्म इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई डैश आई जे के टी डैश आई वाला टर्म इज इक्वल टू कप्पा पे पावर 5 डी बाई डी स्टार बाई कप्पा। ये 3 टर्म प्रूफ कर देंगे तब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 टर्म प्रूफ करने चल रहे हैं। 3 टर्म के लिए देखिए एप्सिलॉन आई जे के की जगह एप्सिलॉन आई जे के लिख दिया, एक्स डबल डैश आई की जगह टी डैश आई, एक्स ट्रिपल डैश जे की जगह टी डबल डैश जे, एक्स पे पावर 4 डैश के की जगह टी पे पावर 3 के हमने लिख दिया। तो ये एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। एक पार्ट में हमको था एप्सिलॉन आई जे के एक्स डबल डैश आई, एक्स ट्रिपल डैश जे, एक्स पे पावर 4 डैश के की वैल्यू टी डैश आई, टी डबल डैश जे, टी ट्रिपल डैश के इक्विवेलेंट करनी थी। अब इसके बाद हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है कप्पा पे पावर 5 डी बाई डी एस टा अपॉन कप्पा के बराबर। उसके लिए प्रोसीजर देखिए, इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के टी डैश आई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो मिलेगा कप्पा पी आई, फिर टी डबल डैश जे की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो मिलेगा कप्पा टा बी जे, जे है तो जे कर दिया, बी जे माइनस कप्पा स्क्वायर टी जे प्लस कप्पा डैश पी जे। उसके बाद टी ट्रिपल डैश के, तो इक्वेशन नंबर 4 में सारे इंडेक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे, कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा ट स्क्वायर माइनस कप्पा पे क्यूब, साथ में आएगा पी पे पावर के माइनस 3 कप्पा डैश टी पे पावर के प्लस 2 कप्पा डैश ट प्लस कप्पा ट डैश बी पे पावर के। हमने एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। मल्टीप्लाई का तरीका कई बार आपको बताएं कि एप्सिलॉन आई जे के वेक्टर या टेंसर्स पे लगता है, मतलब जिस पे आई जे के इंडेक्स पाया जाएगा, बाकी सबको आप एप्सिलॉन आई जे के बाहर कर सकते हो, मतलब कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर सकते हो। दिस इज कांस्टेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नो इंडेक्स. These two terms are constant because again it does not contain any index. This is constant and this is constant. तो एप्सिलॉन आई जे के पी आई को हम इन टर्म्स के ऊपर क्रमशः अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म्स को बाहर करते चलेंगे। तो मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कप्पा स्क्वायर ट, इसको बाहर कर दिया, एप्सिलॉन आई जे के पी आई बी जे माइनस ये और ये बाहर हो जाएगा, कप्पा का क्यूब एप्सिलॉन आई जे के पी आई टी जे, कप्पा के साथ कप्पा डैश बाहर हो जाएगा, कप्पा डैश बाहर कर दिया, साथ में मिलेगा एप्सिलॉन आई जे के, उसके बाद आपका है पी आई पी जे। ठीक, इतने पूरे को हमने सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट वाले टर्म को एस सच लिख रहे हैं, ब्रैकेट वाले टर्म इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और दूसरे ब्रैकेट वाले टर्म को लिखेंगे तो मिलेगा कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा ट का स्क्वायर माइनस कप्पा का क्यूब पी के माइनस 3 कप्पा डैश टी पे पावर के प्लस 2 कप्पा डैश ट प्लस कप्पा ट डैश
बी पे पावर के, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू कप्पा स्क्वायर ट, इसको देखिएगा ये इस तरीके से चलता है। सबसे पहले आपका टी होता है, फिर पी होता है, फिर बी होता है। क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव, कोई भी एक चेंज हो जाता है तो नेगेटिव। देखिए पी आई बी जे, पी आई बी जे की वैल्यू टी के बराबर होगी ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड से। इसकी जगह मिलेगा टी के माइनस कप्पा क्यूब एप्साइलन आई जे के पी आई टी जे, पी आई टी जे उल्टा घूमे है तो माइनस के साथ क्या मिलेगा बी, और कौन सा इंडेक्स नहीं है के, तो बी के, ठीक है। उसके बाद है ये प्लस कप्पा डैश एप्साइलन आई जे के पी आई पी जे। कई बार बताएं एप्साइलन आई जे के साथ अगर सेम टर्म होते हैं, इंडेक्स अलग अलग होते हैं तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये वाली आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। साथ में हमारा टर्म है जो लिखा है लिख दे रहे हैं, कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा ट स्क्वायर माइनस कप्पा का क्यूब पी पे पावर के माइनस 3 कप्पा डैश टी पे पावर के प्लस 2 कप्पा डैश ट प्लस कप्पा ट डैश बी पे पावर के, ठीक है, इज इक्वल टू कप्पा स्क्वायर ट टी पे पावर के माइनस माइनस मिल करके प्लस कप्पा क्यूब बी पे पावर के, और दूसरा टर्म लिख रहे हैं तो कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा ट स्क्वायर माइनस कप्पा का क्यूब पी पे पावर के माइनस 3 कप्पा डैश टी पे पावर के प्लस 2 कप्पा डैश ट प्लस कप्पा ट डैश बी पे पावर के। अब आप देखिए दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि एप्साइलन आई जे के वैनिश कर गया है। डॉट प्रोडक्ट की विशेषता आप जानते हैं कि खुद से डॉट प्रोडक्ट 1, खुद का किसी दूसरे से डॉट प्रोडक्ट 0। तो अगर ये टीके है तो टीके का डॉट प्रोडक्ट हम केवल किससे ले सकते हैं, टीके से। तो ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और बीके का मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, बीके से। बाकी अगर आप किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। ये ध्यान रखिएगा एप्साइलन आई जे के साथ जब दोनों अलग अलग टर्म आते हैं तो ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड होता है। एप्साइलन आई जे के यहाँ नहीं आया है, तो अगर दो अलग अलग टर्म आएंगे तो आई डॉट जे वाला कंसेप्ट लगता है। आई डॉट जे की वैल्यू 0, आई डॉट आई की वैल्यू 1। ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड में पूरा लिखवाए थे। टी आई डॉट पी जे की वैल्यू 0, आई डॉट जे है। लेकिन यही एप्साइलन आई जे के साथ अगर हो गया तो टी आई पी जे की वैल्यू बी के बराबर होगी। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बच्चों का जनरली कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है इसमें। अब देखिए मल्टीप्लाई किया जाए इज इक्वल टू टीके का टीके में मल्टीप्लाई करेंगे तो कप्पा स्क्वायर ट का मल्टीप्लाई होगा -3 कप्पा डैश में, और बीके का मल्टीप्लाई बीके में करेंगे तो कप्पा क्यूब 2 कप्पा डैश ट प्लस कप्पा ट डैश में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्लियर डाउट कुछ नहीं? चलिए मल्टीप्लाई करके देखा जाए कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आ रही है तो हम भी गलत कर रहे हैं। चलिए कराइए। सबसे पहले कप्पा स्क्वायर कप्पा, मेरे हिसाब से कप्पा क्यूब कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे भी कप्पा क्यूब दिख रहा है ना। चलिए छोड़िए मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3 कप्पा क्यूब कप्पा डैश ट प्लस 2 कप्पा क्यूब कप्पा डैश ट प्लस कप्पा पे पावर 4 ट डैश। ठीक, सॉल्व होगा ये दोनों सॉल्व हो करके देंगे माइनस कप्पा क्यूब कप्पा डैश ट प्लस कप्पा पे पावर 4 ट डैश।
कॉमन क्या निकालना है, कप्पा पे पावर 5, आप भी कप्पा पे पावर 5 कॉमन निकाल लो। कप्पा पे पावर 5 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कप्पा, पहले प्लस वाला लिख ले रहा है, ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स मेरी वीक है। ट डैश, नहीं भाई अब नहीं आता है तो ठीक है ना, अपॉन कप्पा, ठीक है। अब माइनस वाला लिखते हैं, माइनस कप्पा डैश ट अपॉन कप्पा का स्क्वायर, ठीक है। जगह भर गई है मेरे पास, थोड़ा सा उतारिए। कहाँ से उतार रहे हैं, नहीं यहाँ से उतारिएगा नाव करके, वो ऊपर वाला हम लिखवा चुके थे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 यहीं पे ख़त्म किया था हमने, ठीक है। इक्वेशन यहाँ से नाव करके जरा इतना उतारिए, आज ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर ना, ख़त्म किए बिना हम जाने देंगे नहीं, आज ख़त्म करके ही विदा करेंगे आप लोगों को। हाँ 5 से 6 सर किया, मैसेज किया था ना सर उन्हें ग्रुप में, मैकेनिक्स पढ़ाई है। इधर में एक आध दिन हम आप लोगों को सुबह बुलाएंगे, ठीक है, कुछ दिन सुबह बुलाएंगे, जैसे 18 तारीख, 16 तारीख सुबह कितने बजे कॉलेज जाएंगे, चलिए अब ठीक है भाई, अभी 15 दिन आपके वो भी नहीं आएंगे, मुकेश कुछ दिक्कत है उनके घर में। इस समय कोचिंगों की स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है। आज एक पेरेंट आए बीएससी फर्स्ट ईयर के, अरे बाप रे बाप, पागल करती है एकदम बेचारे, ना बेटी को बुक का नाम पता है, ना बेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है। भाई जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं जो वेट कर रहे थे वो कोचिंग थोड़ी ना की है इस बार, उनको पता ही नहीं है कि क्या प्रोसीजर है, कब तक एग्ज़ाम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत ख़राब स्थिति। बच्ची ठीक थी पढ़ाई में, जैसे बातचीत करने में भी ठीक थी, जैसे जागरूक थी कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति। खैर हमको ये लग भी नहीं रहा कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, हमको लग रहा है प्रमोट कर देंगे सब। सेशन लेट हो जाएगा, सेशन लेट हो जाएगा। बोलने दीजिए, तैयारी रखिए अपनी। कभी भी आपको डेट मिल सकती है, क्योंकि जो मेन यूजीसी है उसने मार्च से प्रावधान निकाल दिया है कि मार्च अप्रैल मई इन 3 महीने के अंदर जितने भी इंडिया में विश्वविद्यालय हैं अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। ठीक है, यूजीसी ने ये नियम दिया है। अब जिस विश्वविद्यालय को अपने सेशन के हिसाब से जब सुविधा होगी वो कराएगा। डीडीयू का एग्ज़ाम होली के पहले शुरू हो जाएगा। नहीं, इस मैनेजमेंट नहीं है ना, मैनेजमेंट बहुत पुअर है। अगर ये लेट कर गया तो सब लेट हो जाएगा इनका। आप लोग अपनी तैयारी मार्च के हिसाब से ही रखिए। मार्च का अप्रैल हो गया, आपकी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अप्रैल सोच के चल रहे हो, मार्च में एग्ज़ाम हो गया तो वो आपके लिए बहुत घातक होगा।
तो सारी अफवाहों को किनारे रख करके कि कोई ये कह रहा है इसलिए फ़लाना कोचिंग ऐसे चल रहा है वैसा चल रहा है, कुछ मत सुनिए, अपना अपना देखिए। भाई जो जिसको पता है कि हम कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाएंगे वो यही कहेगा कि मान लीजिए फरवरी में डेट आ जाती और हमको पता है हम फरवरी में नहीं करा पाएंगे, तो मेरे मन में चोर, हम यही कहेंगे अरे भैया अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, और क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे। अच्छा, आराम से घर पे बैठ के तैयारी करिएगा, टेंशन नहीं रहेगा ना कोर्स का। हम कह रहे हैं क्या फ़ायदा, मार्च में मई में भी अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया, मई तक हम बुलाएंगे, क्या फ़ायदा, क्या मतलब है। कोर्स कंप्लीट कराइए, बैठिए घर पे आराम से पढ़िए। और जिनको कोर्स कंप्लीट कराना, अगर मई में एग्ज़ाम होता तो बाकी संस्थाएं इतनी ज़ोरों शोरों से कोर्स नहीं कंप्लीट कराती हैं एक्स्ट्रा बैठा बैठा के। कहना और करना और सही बात का पता होना, तीनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी कोचिंग का सेशन मार्च मिड के बाद चलेगा ही नहीं, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो, क्योंकि मार्च मिड के बाद उनको अगले सेशन की तैयारी करनी है। ऐसे ही ख़त्म करेंगे, हम आपको पहले ही बोले थे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे ही ख़त्म करेगा, उनकी तरफ से कोर्स कंप्लीट, बात ख़त्म। अब आपको जैसे पढ़ना हो पढ़िए। और जिस दिन यूनिवर्सिटी का कोर्स कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम कराने का, उसको कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, ना वो कॉलेज का ब्यौरा मंगाता है कि किस कॉलेज में कितना कोर्स बाकी है, उसको बस खुद से मतलब है। पढ़ाई तो होती है भाई, एक सिस्टम बना है, सिस्टम बना है कि कॉलेज है तो पढ़ाई हो रही है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई में कितना अंतर है। प्रैक्टिकल ही कॉलेज में पूरे नहीं है, क्यों सोचिए। इसीलिए इन्हें कहा जाता है मेन फैकल्टी होती है। क्यों कहा जाता है? हो गया भाई, बढ़े आगे, चलिए आपका हो गया विषय, ऊपर तो 3-4 लाइन मिटा दे। अब देखिए, कप्पा पे पावर 5, एलसीएम ले लीजिए जरा, नीचे कितना आएगा, कप्पा स्क्वायर, ऊपर क्या मिलेगा, कप्पा ट डैश माइनस कप्पा डैश ट। देखिएगा अमृता, देखिए कप्पा पे पावर 5, इसको लिख सकते हैं d/ds ऑफ ट अपॉन कप्पा। कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एस सच उतारा, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को एस सच उतारा, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया, हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि एप्सिलॉन आई जे के एक्स डबल डैश आई एक्स ट्रिपल डैश जे एक्स पे पावर 4 डैश के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के टी डैश आई टी डबल डैश जे टी पे पावर 3 डैश के इज इक्वल टू कप्पा पे पावर 5 d/ds ऑफ ट अपॉन कप्पा। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, उतारिए। एग्जाम्पल पढ़ा था आप लोगों ने? आपको अमृता नहीं पढ़ी थी? आपने नहीं पढ़ा अमृता? आप लोग आ गया, काजल उनको समझाएंगी आप, ठीक है। देखिए तो बढ़िया से समझा रही हैं कि नहीं,
ठीक है, ऐसे सोचिएगा हम समझा रहे हैं, जहाँ नहीं आएगा 4 बार इनसे पूछवाइएगा। जब हम लोग 11th-12th में थे तो 11th-12th से हम लोग का बोलने का स्किल स्ट्रॉन्ग हुआ। हमारे मैथ्स टीचर हैं थे विजय कुमार गुप्ता सर, उनको हम आज तक याद करते हैं। क्या करते थे, होमवर्क देते थे, अगर क्लास में हम लोग की लगभग 80 से 90 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। जिसको नहीं आया और किसको आ गया, जिसको आ गया उसमें से एक बंदे को उठाते तो कहते थे ब्लैक बोर्ड पे समझा डालो, बस। और अगर आप अच्छा समझाएं उसको अप्रिशिएट भी करते थे, बहुत प्रोत्साहित भी करते थे, और कहीं आपने कुछ 19 समझाया तो वहाँ बताते थे कि कैसे समझाना चाहिए। उनकी इस हैबिट ने बहुत से बच्चों को बहुत कुछ बना दिया। जो एक कॉन्वर्सेशन दिक्कत होती है कि हम नहीं बोल पाते हैं, उस चीज़ को वो चीज़ ने दूर कर दिया। एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ कि आई कैन टीच इन द स्ट्रेंथ ऑफ 80-90। वो स्किल, ठीक है, हमको उस समय नहीं समझ में आया कि उनकी ये चीज़ था उनके मन में कि बच्चों को सिखाना। उस समय बड़ी घबराहट होती थी, अरे बाप रे बाप, खड़ा कर दिए, अब क्या होगा। लेकिन उनकी वजह से हम लोग की स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। हो गया भाई। चलिए अब इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन डिस्कस करेंगे। कहाँ है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन? क्वेश्चन पढ़िए, का द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन द कर्व टू बी हेलिक्स इज दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो पहले आप मान लीजिए ये हेलिक्स है, अगर हेलिक्स होगा तो कप्पा अपॉन टा या टा अपॉन कप्पा कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे। लिखिए, हेडलाइन डालिए इसी में, नेसेसरी कंडीशन। इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन बोले, लिखिए, लेट अस कंसीडर द कर्व इज अ हेलिक्स। Let us consider the curve is a helix. Then we have वहाँ हमने लिखवाया था कप्पा अपॉन टाउ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यदि कप्पा अपॉन टाउ कॉन्स्टेंट होगा तो टाउ अपॉन कप्पा भी क्या होगा? कॉन्स्टेंट। ठीक है, कप्पा अपॉन टाउ की वैल्यू, ठीक है भावना, कप्पा अपॉन टाउ की वैल्यू अगर 4 होगी तो टाउ अपॉन कप्पा की वैल्यू 1/4। 4 कांस्टेंट तो 1/4 भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लिखिए, लेट अस कंसीडर द कर्व इज अ हेलिक्स, देन वी हैव टाउ अपॉन कप्पा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आती थी tan अल्फा और इसकी वैल्यू आएगी cot अल्फा, है ना। हम केवल कांस्टेंट लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ, d/ds टाउ अपॉन कप्पा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दोनों तरफ कप्पा पे पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, d/ds टाउ अपॉन कप्पा इज इक्वल टू 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इसके नीचे से लिख लीजिएगा, देखिए यही पूरा लिखिएगा, दिस इम्प्लाइज करके आगे कर दीजिएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये लाइन, हो गया, आगे बढ़े। ये लाइन लिख ली आप लोगों ने। अब हेडलाइन डालिए सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में लिखिए, लेट अस सपोज दैट
लेट अस सपोज दैट अब कि हम इसको ट्रू मानेंगे और दिखा देंगे वो क्या होगा, हेलिक्स होगा। देखिए लेट अस सपोज दैट ये लाइन, हो गया, आगे बढ़े। देखिए जरा, इस लाइन से ये टर्म केवल लिख सकते हैं, मतलब ये टर्म है ना, केवल इतना लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज करके ये लाइन लिखिए, दिस इम्प्लाइज कप्पा पे पावर 5 d बाई डी एस टॉप ऑन कप्पा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन लिख सकते हैं, कप्पा पे पावर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। लिखिए दिस इम्प्लाइज d बाई डी एस टॉप ऑन कप्पा इज इक्वल टू 0, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। इंटीग्रेट करते डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे, ये आएगा 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट में 0 को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, कांस्टेंट। इसके बाद लिखिए इंटीग्रेटिंग अबव on both side, integrating above on both side, comma we get tau upon kappa is equal to constant, tau upon kappa is equal to constant। नीचे से लिखिए hence the curve is helix, hence the curve is helix, hence the curve is helix। हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन से आपका बहुत ज्ञानवर्धन होगा इसलिए लिखवा रहे हैं, आया कभी नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए लिखवा रहे हैं। अच्छा कोई पूछे ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर और ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल में क्या अंतर है तो क्या बताएंगे? ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर का एक डायमेंशन, मतलब ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल के एक डायमेंशन बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर। ऐसे समझिए कि जब प्लेन को, दो प्लेन का इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक लाइन मिलती है, मतलब दो बड़ी चीज़ का इंटरसेक्शन लेने पर छोटी चीज़ मिलती है। तो जब आप ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन और ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर, दोनों बड़ी चीज़ें का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल मिलता है। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर के इंटरसेक्शन से ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल मिलता है। ये नॉलेज आपको इस क्वेश्चन से होगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है, उससे देख के बस करना है आपको। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर, ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर एंड ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल, एंड ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल at 1, 2, 3, at 1, 2, 3 ये पॉइंट है ऑफ द कर्व x1 इज इक्वल टू 2t प्लस 1, सॉरी x इज इक्वल टू 2t प्लस 1, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, z इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3। सर्किल का जनरल इक्वेशन पढ़ा था आप लोगों ने क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और तो और स्पेयर का जनरल इक्वेशन पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u fgh के टर्म में 2f yz प्लस 2g zx
प्लस 2h(xy) प्लस d इज इक्वल टू 0, है ना। उसी तरीके से किया है ये, ठीक है। तो बुक खोलेंगे जब आप, तो आपको भूली बिसरी बातें याद आएंगी बीएससी फर्स्ट ईयर की, ठीक है, तब करिएगा इसको। आगे बढ़े, हेडलाइन डालिए, इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट। जो बाद वाला मिलता है C1 उसको क्या बोलते हैं, इनवोल्यूट, और जो पहले वाला मिलता है इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूट। हम लोग बाद वाले की स्टडी करेंगे, मतलब इनवोल्यूट की करेंगे। इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट, INVOLUTE, इनवोल्यूट। डायग्राम बनाया जाए, क्या बताए थे, ये कोई कर्व है, ये क्या है C, इसके किसी पॉइंट xi पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस टेंजेंट को नाम दिया TI का। उसके बाद यहाँ पर उसका कर्व है C1, ये इससे 1 करस्पॉन्डेंस रखता है, तो इसके पॉइंट पे भी हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट को नाम देते हैं P1 xi1 का, क्योंकि ये कर्व क्या है हमारा C1, इसकी सब चीज़ 1 इंडेक्स के साथ होगी, ठीक है। इसके टेंजेंट को नाम दे रहे हैं TI1, ठीक। जरा डायग्राम देखिएगा, TI1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है अभिषेक, मतलब PP1 लाइन TI1 के परपेंडिकुलर है। P1 लाइन TI1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। डायग्राम से ये क्लियर है कि P1 वेक्टर इसी दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए वेक्टर बना है, परपेंडिकुलर है TI1 के, ठीक है। PP1 को छोटी क्लास में आप लिखते थे OP1 माइनस OP, याद आ रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है काजल, लिखती थी ये बात, वेक्टर AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, है ना। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज P1 का पोजीशन वेक्टर xi1 और P का पोजीशन वेक्टर xi मिलेगा xi1 माइनस xi परपेंडिकुलर होगा TI1 के। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, दिस इंप्लाइज दैट xi1 माइनस xi डॉट TI1 इज इक्वल टू 0। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। लाइन का इक्वेशन बताइए अमृता, PP1 या कोई भी लाइन का इक्वेशन, xi इज इक्वल टू xi प्लस लैम्डा AI, जहाँ AI उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होता है। हम PP1 लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन PP1 इज, बताए थे xi इज इक्वल टू, जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट क्या है, xi प्लस लैम्डा उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन TI। ये PP1 का इक्वेशन है। लेकिन ये क्या, PP1 तो पास कर रही है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंस इट पासेस थ्रू द पॉइंट P1 xi1, देयरफॉर वो इसको सेटिस्फाई करेगा। वेरिएबल की जगह मान रखेंगे तो मिलेगा xi1 xi प्लस लैम्डा TI। दिस इम्प्लाइज दैट xi1 माइनस xi इज इक्वल टू लैम्डा TI
इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर देखिए, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट। चलिए बताइए, लैम्डा कांस्टेंट होगा नहीं, ये एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन ये S1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो जब इसको आप करोगे तो लिखोगे d/ds1 xi1 इंटू ds1/ds, कट जाएगा, वापस से d/ds xi1 आ जाएगा, माइनस dxi/ds इज इक्वल टू लैम्डा dti/ds। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा आपको इसकी वैल्यू ti1, बताएं कई बार, साथ में आएगा ds1/ds इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर भेज देंगे, इसकी वैल्यू होती है ti प्लस लैम्डा dti/ds की वैल्यू t-i। दिस इम्प्लाइज दैट ti1 ds1/ds इज इक्वल टू ti प्लस लैम्डा कप्पा, बोलिए सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, कप्पा pi। ठीक है, अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ti से, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय ti ऑन बोथ साइड ऑफ above इक्वेशन कॉमा वी गेट। चलिए भाई डॉट प्रोडक्ट लीजिए, बताइए कैसे लेंगे। देखिए ये मिलेगा ti/ti1 ds1/ds इज इक्वल टू ti/ti प्लस लैम्डा कप्पा pi/ti। ti और ti1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 इंटू ds1/ds इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटू कप्पा pi/ti की वैल्यू भी 0, क्योंकि p और t एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इतने में हमको तो लग रहा है हम कुछ गड़बड़ कर दिए। प्लस यहाँ देखिए, प्लस पैरामीटर है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी तो डिफरेंशिएट होगा, लैम्डा डैश ti, क्योंकि C1 इसी के चेंज से मिलता है। कई बार बताएं, केवल जब से आपने C1 का कंसेप्ट पढ़ा था तभी से आप कप्पा को डिफरेंशिएट करना शुरू किए थे, तो उसमें पैरामीटर क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। प्लस लैम्डा डैश ti प्लस लैम्डा डैश ti प्लस लैम्डा डैश ti/ti प्लस लैम्डा डैश। ठीक है, नीचे लिख रहे हैं, जगह है भी हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ हम कुछ रीजन लिखना चाहते हैं, लिख दें, समझ जाएंगे। सिंस ti परपेंडिकुलर टू ti1, तभी उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ है, 0। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। 1 प्लस लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। This implies that lambda dash is equal to -1. This implies d lambda upon ds is equal to -1 इसकी जगह। ठीक है,
अब दोनों पक्षों में इंटीग्रेट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी एस। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एस, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एस, साथ में एक कांस्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू सी माइनस एस। ठीक है, ठीक है अमृता। अब लैम्डा की यही वैल्यू ले जा करके यहाँ रख देंगे। जैसे यहाँ रख देंगे हमको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, उतारिए इतना। कहाँ तक पहुँचे? कुछ लिखे नहीं है? लिखिए इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट में सिंस वी नो दैट यहाँ से उतारना शुरू करिए। यहाँ तक उतारने के बाद डायग्राम बना लीजिएगा, मतलब डायग्राम स्टार्टिंग में ही बना लीजिएगा इक्वेशन 1 के आसपास। आपका क्या नाम है बेटा? प्रज्ञा। अब हम लोग इसी इन्वोल्यूट का कर्वेचर और टॉर्शन निकालेंगे। कर्वेचर, टॉर्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन पढ़ना है, चैप्टर खत्म। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, मतलब ये मैट्रिक स्पेस का पहला बेसिक, ये सब खत्म होने के बाद लगता है कि जंग जीत ली गई। ये सब इतने बड़े हम लोगों के लिए चैप्टर्स हैं। आप लोग तो ये रेगुलर पढ़े, तब आप लोगों का 20-22 दिन में ख़त्म हो गया। जहाँ इरेगुलर क्लास चलता वहाँ 2-2 महीना लग जाता है ख़त्म होने में। हमको लगता है 20-22 लेक्चर का ये चैप्टर है। 20-22 क्यों, 2-2 घंटा भी आप लोग पढ़े, 25 घंटे का लगभग ये चैप्टर है।
ठंडी लग रही है? आज बहुत तेज ठंड है। फर्स्ट ईयर का कोई भविष्य नहीं था, तो अपना भविष्य खराब करने के लिए नहीं शुरू करना चाहिए। अब अगले साल से हो गया भाई, आगे बढ़े। अभिषेक हो गया यहाँ तक? लिखिए। डायग्राम बन गया सबका? लिखिए, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2, using this value of lambda in equation 2, comma we get, using this value of lambda in equation 2, comma we get, रख दीजिए इक्वेशन 2 में, मिलेगा आपको xi1 इज इक्वल टू xi प्लस लैम्डा की जगह c माइनस s, साथ में आएगा ti। हो गया? यही आपके इन्वोल्यूट का इक्वेशन है। नीचे से लिखिए, बोले विच इज द इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट C1, विच इज द इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट C1 ऑफ द कर्व C, विच इज द इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट C1 ऑफ द कर्व C। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इन्वोल्यूट ऑफ क्यूबिक कर्व, फाइंड द इन्वोल्यूट ऑफ क्यूबिक कर्व गिवन बाय, फाइंड द इन्वोल्यूट ऑफ क्यूबिक कर्व गिवन बाय x1 इज इक्वल टू t, x2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, x3 इज इक्वल टू t क्यूब। ये क्यूबिक कर्व है जिसका आपको इन्वोल्यूट का ये कर्व है, मतलब ये C है, इसके C1 का इन्वोल्यूट निकालना है। देखिए इसी की हेल्प से निकालेंगे। ti का अमृता मतलब क्या होता है? x डॉट आई अपॉन एस डॉट। तो ये तो हमको पता ही है, मतलब ये वेरिएबल हो गया, क्योंकि आपको C1 का इन्वोल्यूट चाहिए था। C1 पे वेरिएबल पॉइंट xi1 था, तो ये वेरिएबल हो गया xi। इन्वोल्यूट C1 ही को कहते हैं, है ना। फिर देखिए xi का मान हमको पता है, c कांस्टेंट है, s का मान अंडर रूट x डॉट स्क्वायर x डॉट 1 प्लस x डॉट 2 प्लस x डॉट 3 से निकलेगा, और ti के लिए x डॉट आई अपॉन s डॉट। तो मोटा मोटी ऐसे समझिए, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके s डॉट निकालना पड़ेगा, है ना। लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1,
लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया, आगे बढ़े। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये टी के, क्योंकि टी के फॉर्म में है ना। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉमा वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉमा वी गेट। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए अब, x डॉट 1 इज इक्वल टू 1, x डॉट 2 इज इक्वल टू 2t, x डॉट 3 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर कहते हैं s डॉट निकालेंगे। नाउ s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। दिस implies that s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9t पे पावर 4। ठीक, अब देखिए, नाउ द इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट इज, द इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट इज, देखिएगा लिखा है xi1 इज इक्वल टू xi प्लस c माइनस s ti। दिस implies xi1 इज इक्वल टू xi प्लस c माइनस s ti की जगह डायरेक्ट लिख दे x डॉट आई अपॉन s डॉट, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। फिर देखिए, दिस implies that x11 इज इक्वल टू x1 प्लस c माइनस s x डॉट 1 अपॉन s डॉट। दिस implies that x11 इज इक्वल टू x1 का मान है t प्लस c माइनस s x डॉट 1 का मान आया है 1 अपॉन s डॉट का मान है अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9t पे पावर 4। आप में से कोई हमको बता पाएगा s का मान क्यों नहीं रखे हैं? कोई भी सोच के बताइए। s कांस्टेंट नहीं है, s आर्क लेंथ है, लेकिन आपको पता है इनफाइनाइट कर्व की आर्क लेंथ तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि लिमिट ना पता हो। आर्क लेंथ निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट ही नहीं पता है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके, इसलिए नहीं निकाले, ठीक है। और अगर इसमें लिमिट दिया होता तो तुरंत निकाल लेते, ठीक। x डॉट 1 आ गया, x 2 1 निकालेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो मिलेगा x2 प्लस c माइनस s x डॉट 2 अपॉन s डॉट। दिस इम्प्लाइज x21 इज इक्वल टू, x2 का मान है t स्क्वायर प्लस c माइनस s x डॉट 2 की जगह 2t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9t पे पावर 4। और ठीक इसी तरीके से x3 1 निकालेंगे तो x3 प्लस c माइनस s x डॉट 3 अपॉन s डॉट। दिस इम्प्लाइज x31 इज इक्वल टू, x3 की वैल्यू है t3 प्लस c माइनस s x डॉट 3 की जगह 3t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9t पे पावर 4। यही हमारा इक्वेशन होगा इन्वोल्यूट का। तरीका समझ में आया करने का? उतार डालिए। जैसे ये वहीं रखेंगे, लिमिट पता होगी तब, क्योंकि ये कर्व इनफाइनाइट कर्व है, क्यूबिक कर्व इनफाइनाइट कर्व होता है, इसीलिए बिना लिमिट के s निकल ही नहीं पाएगा। उतार डालिए।
कल हम मेट्रिक स्पेस पढ़ाएंगे। अगर धीरा मरा कुछ इसमें रह भी गया 15-20-25 मिनट का, 15-20 मिनट का लगभग, तो कल ही ख़त्म करा के कल ही हम मेट्रिक स्पेस शुरू कर देंगे। मतलब आज ही मेरी तरफ से ये ख़त्म है, लेकिन अगर रह गया थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का तो फिर उसको हम कल पढ़ाएंगे। कल भी 3:30 से ही क्लास रहेगा। ये हाफ आवर जो लेकर के चल रहे हैं, ये अगर कुछ इसमें रह गया तो ख़त्म करने के लिए है, वरना मेट्रिक स्पेस शुरू हो जाएगा। हो गया भाई। आज हमको वो ग्रुप में फ़ोटो भेजिएगा अमृता, कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रही थी, है ना। फ़ोटो भेज देंगे, ख़त्म होगा ना फिर काम इसका। हो गया भाई। हो गया, सबका हो गया। अभिषेक हो गया आपका। क्वेश्चन एक होमवर्क में लिखिए। फाइंड द इन्वोल्यूट ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, फाइंड द इन्वोल्यूट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, फाइंड द इन्वोल्यूट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। x1 बराबर, सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन लिखवाए थे, x1 बराबर a cos थीटा, x2 बराबर a sin थीटा और x3 बराबर a थीटा tan अल्फा। tan अल्फा कांस्टेंट होता है। कर लेंगे काजल, हो जाएगा। s नहीं निकालेंगे, इसमें भी लिमिट नहीं दिया है ना। सीधे सीधे थीटा के रिस्पेक्ट में सबको डिफ्रेंशिएट करके डॉट प्रोडक्ट और s डॉट निकाल लीजिएगा, इसी में ले जाके पुट कर दीजिएगा। ठीक है, हेडलाइन डालिए कर्वेचर ऑफ इन्वोल्यूट। कर्वेचर ऑफ इन्वोल्यूट, कर्वेचर ऑफ इन्वोल्यूट बोले, लिखिए सिंस वी नो दैट, since we know that the equation of involute is, since we know that the equation of involute is, क्या होता है इक्वेशन इन्वोल्यूट का, xi1 is equal to xi plus c minus s ti, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। हो गया, भावना हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s,
डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s, comma we have डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s, comma we have कराइए। अभिषेक बोलिए। dxi1 वेरी गुड इंटू ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू dxi अपॉन ds प्लस c माइनस s टी डैश आई। अब इसको करवाइए। प्लस c का डेरिवेटिव 0, s का 1, साथ में आएगा ti। दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू ti1, ठीक है। ti इज इक्वल टू dxi बाई ds, 1 इंडेक्स था तो 1 इंटू ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू ti प्लस c माइनस s टी डैश आई की जगह सेरेट फेरेट फ्रेंड फॉर्मूला कप्पा पी आई माइनस टी आई। टी आई से टी आई क्या हो जाएगा? कैंसिल। ti1 ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू c माइनस s, ये दोनों कैंसिल, कप्पा पी आई। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लीजिए। बोले। अब हम इसका दोनों पक्षों का मैग्नीट्यूड लेंगे। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट। चलिए मैग्नीट्यूड लिखवाइए इसका। ti1 का मैग्नीट्यूड ds1 अपॉन ds का मैग्नीट्यूड c माइनस s का मैग्नीट्यूड कप्पा का मैग्नीट्यूड पी आई का मैग्नीट्यूड, ये दोनों 1 हो जाएंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू c माइनस s इंटू कप्पा। इसको मान रहे 3, ठीक है। 3 का यूज़ कर रहे हैं 2 में। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट। 3 का यूज़ जैसे ही 2 में करेंगे मिल जाएगा ti1 ds1 अपॉन ds की जगह c माइनस s कप्पा, c माइनस s कप्पा इंटू पी आई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको देगा ti1 इज इक्वल टू पी आई। इक्वेशन नंबर 4 उतार डालिए। ओके अब हम वापस से इक्वेशन नंबर 4 को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे।
again differentiating equation 4 with respect to s comma we get। यहाँ तक हो गया, सबका हो गया। चलिए देखिए s के रिस्पेक्ट में, ये फिर से s1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो मिलेगा dt_i1 अपॉन ds1 इंटू ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू dpi अपॉन ds। इसका मान मिलेगा t-i1 ds1 अपॉन ds p-i। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला t-i1 की वैल्यू कप्पा1 pi1 ds1 अपॉन ds। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला t_bi माइनस कप्पा ti। दिस implies that कप्पा1 pi1 इज इक्वल टू t_bi माइनस कप्पा ti, साथ में आएगा ds अपॉन ds1। ठीक है, दिस implies that कप्पा1 pi1 t_bi माइनस कप्पा ti ds अपॉन ds1 चेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन करके आएगा। 1 अपॉन का मतलब c माइनस s कप्पा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। किसका यूज़ किए? 3 का। यूजिंग इक्वेशन 3 फिर से मैग्नीट्यूड ले लीजिए। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट। चलिए देखिए मैग्नीट्यूड लेंगे तो कप्पा1 का मैग्नीट्यूड डॉट pi1 का मैग्नीट्यूड t_bi माइनस कप्पा ti का मैग्नीट्यूड अपॉन c माइनस s का मैग्नीट्यूड और कप्पा का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इज इक्वल टू कप्पा1 मॉड में इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर कर दें तो किसी को कोई दिक्कत? 1 का स्क्वायर 1, ये देगा t_bi माइनस कप्पा ti के मॉड का स्क्वायर अपॉन, आपको पता है कांस्टेंट का स्क्वायर कर दे तो चाहे मॉड लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉड का मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू, स्क्वायर होने के बाद भी नॉन नेगेटिव। कर्वेचर भी कांस्टेंट है तो कप्पा स्क्वायर। ये देखिए बताए थे कई बार ai माइनस bj की मॉड में वैल्यू होती है √a² प्लस b²। ai माइनस bj की ये वैल्यू स्क्वायर करते रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा? इज इक्वल टू t² प्लस कप्पा स्क्वायर होल अपॉन c माइनस s का स्क्वायर कप्पा स्क्वायर। ठीक है, सीधे सीधे आपको मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस s का स्क्वायर कप्पा स्क्वायर ब्रैकेट में t² प्लस कप्पा स्क्वायर। मतलब आपको अगर इन्वोल्यूट का कर्वेचर चाहिए तो कर्व का टॉर्शन और कर्वेचर दोनों चाहिए होगा, है ना? उतार डालिए। हाँ हाँ सब आता है, नहीं आता तो हम क्यों टाइम खराब करते जी, ये बताओ, है ना? आता है तभी तो समय इतना खराब किया जा रहा है, छोड़ देते नहीं आता तो। और पेपर टफ आएगा तो यही आएगा।
टॉर्शन इसके बाद बस आखिरी टॉपिक है। मेरे हिसाब से टॉर्शन पूरा हो नहीं पाएगा, जितना आज हो जा रहा है करा देंगे, कल टॉर्शन कंप्लीट कराने के बाद ही हम मैट्रिक स्पेस शुरू करेंगे, वरना फिर रह जाएगा तो आप लोग फिर भूल जाएंगे उसको। हो गया? हो गया भाई, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए, which shows the curvature kappa 1 of involute, which shows the curvature kappa 1 of involute, which shows the curvature kappa 1 of involute। हो गया? लास्ट हेडलाइन, टॉर्शन ऑफ इन्वोल्यूट, टॉर्शन ऑफ इन्वोल्यूट। बोले देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 5 कॉमा वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 5 कॉमा वी हैव, कॉपी में देखें, इक्वेशन 5 आपने लिखा होगा, कप्पा 1 PI1 इज इक्वल टू टॉ BI माइनस कप्पा TI अपॉन C माइनस S कप्पा। अगर हम इसको मिटा करके यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको मान ले रहे हैं अब हम इक्वेशन नंबर, चलिए 5 ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर देखिए, अगेन सिंस वी नो दैट BI1 का फॉर्मूला ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड से एप्सिलॉन IJ के, B के बाद क्या आता है T, T के बाद P, 1 है तो 1 लगा दिया, I हो गया तो J और K। दिस इम्प्लाइज दैट BI1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन IJ के TJI की जगह TJI 4 और 5। इक्वेशन नंबर 4 जरा पलट करके देखिएगा, इक्वेशन नंबर 4 आपने लिखा होगा सिंस T1I इज इक्वल टू PI, तो TJ1 इज इक्वल टू PJ। ठीक,
और पी के 1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ट बी के माइनस कप्पा टी के अपॉन सी माइनस एस कप्पा कप्पा 1। ठीक है अभिषेक, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है? फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट BI1 इज इक्वल टू, करा दीजिए इंसर्ट, C माइनस एस कप्पा कप्पा 1 तो कांस्टेंट हो गया, इंसर्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा ट एप्सिलॉन आई जे के पी जे बी के माइनस कप्पा एप्सिलॉन आई जे के पी जे टी के। ठीक, ठीक है अभिषेक। BI1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस एस कप्पा कप्पा 1 ट पी बी की जगह टी आई माइनस कप्पा पी टी उल्टा लिखा है तो माइनस बी आई। ठीक है भावना, दिस इम्प्लाइज दैट, कहाँ गया, मिल जाएगा आपको BI1 इज इक्वल टू ट टी आई प्लस कप्पा बी आई अपॉन सी माइनस एस कप्पा कप्पा 1 की जगह देखिए आप लोगों ने वैल्यू निकाली होगी C माइनस, इक्वेशन नंबर 6 देखिए, C माइनस एस कप्पा कप्पा 1 की जगह टॉ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर रूट में आएगा। इक्वेशन नंबर 6 जो अभी जस्ट हमने रिजल्ट लिखा था कप्पा 1 ऑफ इन्वॉल्यूट, यहाँ देखिए अभी रिजल्ट ये आपने लिखा था, यहाँ देखिए बेटा, कप्पा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अपॉन कप्पा स्क्वायर सी माइनस एस का स्क्वायर, ये लिखा था। अगर स्क्वायर हटा दें तो ये रूट में आ जाएगा, कप्पा कप्पा 1 सी माइनस एस, कप्पा कप्पा 1 सी माइनस एस, कप्पा कप्पा 1 सी माइनस एस, कप्पा कप्पा 1 सी माइनस एस की वैल्यू रूट के साथ आएगी ट स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़े, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 5, ये 6 था, ये 7, ये इसको 6 डाल लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़े। अब देखिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू S, V गेट कराइए। S1 के रिस्पेक्ट में होगा DBI1 DS1 DS1 अपॉन DS इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, नीचे वाले को एस सच उतारेंगे, ऊपर वाले को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो मिलेगा टॉ डैश टी आई प्लस टॉ टी डैश आई प्लस कप्पा डैश बी आई प्लस कप्पा बी डैश आई। ठीक, उसके बाद माइनस टॉ टी आई प्लस कप्पा बी आई, नीचे वाले को करेंगे तो 1/2 अंडर रूट कप्पा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर, कप्पा को करेंगे तो 2 कप्पा कप्पा डैश, टॉ को करेंगे तो 2 टॉ टॉ डैश। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, डिफ्रेंशिएशन है, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर टॉ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। अभिषेक ठीक है, समझ में आया? काजल समझ में आया? ठीक है आगे बढ़े, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट ये मिलेगा B'(I1) DS1 अपॉन DS, अपने स्वार्थ के लिए अपॉन ना करना पड़े इसलिए इसको भी उधर ही भेज दे रहे हैं, इंटू टॉ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू
चलिए अब देखिए, काटिए पीटिए, देखिए कौन कौन कटेगा पिटेगा देखा जाए। सबसे पहले तो अंडर रूट में ये जो लिखा है इसको ऐसा सच लिख दे रहे हैं, टॉ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इसको देखिए ब्रैकेट में टॉ डैश टी आई प्लस टॉ टी डैश आई का मतलब कप्पा पी आई प्लस कप्पा डैश बी आई, बी डैश आई का मतलब माइनस टॉ टी आई माइनस टॉ पी आई। ठीक, फिर इसको देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा कुछ चलिए फिर कर देंगे, माइनस कप्पा कप्पा डैश प्लस टॉ टॉ डैश अपॉन कप्पा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर अंडर रूट में, और ये टॉ टी आई प्लस कप्पा बी आई। ठीक है भावना, ठीक है बेटा आपका, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बी डैश आई का मान बोलिए, माइनस टॉ वन पी आई वन, साथ में आएगा डी एस वन अपॉन डी एस, टॉ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसका आप एलसीएम ले लो, पूरी इनइक्वलिटी में अंडर रूट टॉ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2, ये रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, टॉ स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। ये टर्म इस टर्म से क्या दिख रहा है, कैंसिल, क्या मिलेगा, टॉ डैश टी आई प्लस कप्पा डैश बी आई। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कप्पा कप्पा डैश प्लस टॉ टॉ डैश टॉ टी आई प्लस कप्पा बी आई। कोई दिक्कत इतने में? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस टॉ वन पी आई वन इज इक्वल टू, लिख रहे हैं क्या क्या टर्म कटेगा इसमें से, बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्ट कर दें कि करके दिखाएं, यहाँ रफ पे कर दे रहे, रिजल्ट लिख देंगे, जरा मल्टीप्लाई कराइए, टॉ स्क्वायर टॉ डैश टी आई प्लस टॉ स्क्वायर कप्पा डैश बी आई प्लस कप्पा स्क्वायर टॉ डैश टी आई प्लस कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश बी आई। ठीक, इसका करिए, माइनस कप्पा कप्पा डैश टॉ टी आई माइनस कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश बी आई माइनस टॉ स्क्वायर टॉ डैश टी आई माइनस कप्पा टॉ टॉ डैश बी आई। देखिए क्या क्या कटेगा, कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश बी आई, ठीक है, टॉ स्क्वायर टॉ डैश टी आई, उसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, ठीक है, लिख दें, इसका और इसका चारों का फैक्टर करिए, बी आई वाला बी आई के साथ ले लीजिए, फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, कप्पा डैश टॉ, क्या निकल रहा है, कप्पा डैश टॉ, कप्पा डैश टॉ, तो क्या मिलेगा, टॉ बी आई माइनस कप्पा टी आई। ठीक है अभिषेक, ठीक है, इसमें से, अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस कप्पा टॉ डैश, क्या बचेगा, पहले इसको लिख रहे हैं, कप्पा
ट डैश, क्या बचेगा, ट बी आई माइनस कप्पा टी आई। फैक्टर हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया। क्या बचा फैक्टर के बाद, ट बी आई माइनस कप्पा टी आई, दूसरे ब्रैकेट में कप्पा डैश ट माइनस कप्पा ट डैश, फैक्टर कर दिया। इस पूरे की जगह होल अपॉन ट स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर पे पावर 3/2, ये इधर आएगा तो ds अपॉन ds1। ठीक है, ठीक है ना। चलिए हो जाएगा भगवान की कृपा से। अब दोनों तरफ का जरा मैग्नीट्यूड ले लीजिए, देखते हैं क्या आएगा। चलिए देखिए, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट, इधर लेंगे तो मिलेगा माइनस t1 pi1 इज इक्वल टू, ऊपर वाला मिलेगा ट बी आई माइनस कप्पा टी आई, बगल वाला मिलेगा ट कप्पा डैश माइनस कप्पा ट डैश होल अपॉन, ये मिलेगा आपको ट स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर, 3/2 पावर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ds अपॉन ds1 का मान वहाँ निकाले थे, जरा देख के बताइए। ds अपॉन ds1 का 1 अपॉन c माइनस s इंटू कप्पा, रख दें यहाँ पे, यहाँ रख दें तो 1 अपॉन c माइनस s इंटू कप्पा। इसका मॉड लेंगे तो मॉड c माइनस s मॉड कप्पा। ठीक है अभिषेक, आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज दैट, ये बेचारा केवल मिलेगा t1, इसकी वैल्यू 1, c माइनस s कप्पा, इसकी वैल्यू निकालना सिखाए थे, ट स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर अंडर रूट में, ये एस सच लिख रहे हैं, ट कप्पा डैश माइनस कप्पा ट डैश मॉड में अपॉन ट स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, कट पिट करके आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, ट कप्पा डैश माइनस कप्पा ट डैश मॉड में कटेगा तो आपको मिलेगा ट स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर c माइनस s कप्पा। उतार लीजिए। एक छोटा सा थ्योरम रह गया है, छोटा मतलब वास्तव में बहुत छोटा, 5-7 लाइन का है ना, कल हम कराएंगे, या अभी सर पढ़ाने के बाद अगर परमिशन देते हैं तो भी करा देंगे। नीचे से एक लाइन बस लिख लीजिएगा, विच इज द टॉर्शन ऑफ सीबस, या विच इज द टॉर्शन ऑफ इनवोल्यूट। ठीक है, करने के बाद कैमरा बंद कर दीजिएगा।
जब भी छुट्टी होता था ठंडी में ना छुट्टी होता तो धूप निकलता। अच्छा हाँ क्लास सही होता था। मैं काम कर दिया तो कैसे करेंगे? मैं अपना कंप्लीट कर दिया हम लोग पढ़े थे हमारा ये तो लग रहा है वो देखो घर रैगिंग करना चाहिए मुकेश और अर्पिता क्यों नहीं आई? इसमें नहीं आई है तो कॉलेज से करेक्ट करते हैं। अच्छा कॉलेज जाते हैं तो तुम नहीं मतलब तुम आएंगे तो भी वो नहीं आएगी। हाँ तुम कॉलेज जाएंगे तो नहीं आएगी तो तुम रेगुलर मैक्सिमम टाइम कॉलेज जाओगी ना? नहीं प्रैक्टिकल टाइम बस कल मंडे हाँ सोमवार या हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सब कुछ होता है अरे सर नहीं है वो अच्छा क्लास में खाना है सिस्टम प्रमोट चिंता क्या कम है?